है गाइज, आज फिर हमसे घटना चक्र 2023 का जीएस पॉइंटर का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपको, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ है तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 का इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो 1883 का इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जहाँ तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रुकना था। क्या था कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रुकना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में क्या सही कथन है? तो है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6, मतलब विधि निर्माण की सदस्य की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 दी गई थी प्रांतीय में, और केंद्रीय विषयों को किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। तो 1861 का अधिनियम का संबंध था कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव न रखा गया, यही कारण था। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद 1892 लागू किया गया था। तो लागू किया गया था 3 फरवरी 1893 को। भारतीय अधिनियम 1992 लागू किया गया 3 फरवरी 1893 को। है क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया था? तो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारतीय अधिनियम 1992 के तहत क्या किया गया? तो सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। कब? 1937। आगे, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त कब हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बहस और बहस से 92, मतलब भारतीय बजट अधिनियम जो पारित किया गया 1892 के अंतर्गत। आगे मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुआ था किस एक्ट के तहत? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था पिट्स भारतीय अधिनियम 1884 के तहत। इसे पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ नियामक अधिनियम 1873। इंग्लिश मिशनरियों को भारत तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो इंग्लिश मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति तब यह था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1833 के तहत। गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुआ 1833। आगे है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ा था आपको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर आगे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन
1823 के अंतर्गत। फिर है तीसरा, प्राचीविद एवं आंगलविद विवाद। क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख विशेषता क्या था? तो 1919 शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता था कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण करना था। क्या करना था? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। आगे है, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का अधिकारिक को समाप्त कर दिया गया। तो जो चाय और चीन का जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकारी को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीन का समस्या को समाप्त कर दिया गया। आगे, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो भारत का जो राजस्व था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आ गया? किस अधिनियम के तहत? तो 1858 अधिनियम के तहत भारत का राजस्व ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। आगे है, ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था को सर्वप्रथम की गई। तो किया गया आपको 1919 अधिनियम या माल्टो सुधार अधिनियम से। भारत ब्रिटिश में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई तो 1909 के अधिनियम या पार्लियामेंटी सुधार से। आगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई? तो भारतीय जो विधान पालिका था प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बना? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्विसदनात्मक तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अतिरिक्त सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का आगमन किया गया। मतलब भारत में पहला बार सिविल सेवा शुरू किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का मांग किया गया जो भारत में होने वाली थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासी से अधिक था। जो 1941 में सिविल सेवा परीक्षा हुआ होगा तो उसमें भारत की संख्या यूरोपवासी से अधिक था। आगे है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू कब किया गया? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता जो शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय जब पूछेगा तो 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य में आरक्षित, रिजर्व्ड और अतिरिक्त ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए न्याय, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस में से आरक्षित थे। क्या आरक्षित थे? तो न्याय, प्रशासन और भू राजस्व और पुलिस सब थे जो आरक्षित थे। क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्याख्या की गई कब किया गया है? तो अधिनियम 120 वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था किया गया 1919 अधिनियम के तहत। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पॉइंट एक में है कि 1919 के माउंटेंगी सुधार में 21 वर्ष की आयु की सभा महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। सही है। फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। भी सही है। सॉरी पहला गलत है और दूसरा सही है।
आगे केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन और भारतीय शासन अधिनियम के 1919 के तहत हुआ। तो कब? 1926 और 1945 के निर्वाचन में। आगे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था। कब? 1945 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसके द्वारा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 मतलब अध्यादेश जारी करने का शक्ति का प्रदान किया गया था। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। लेकिन अध्यादेश जारी किया गया कब? तो 1800 पहली बार 1861 के द्वारा। ठीक है। भारतवासियों को अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया। मतलब भारतवासियों ने अपने प्रशासन का कुछ हिस्सा संभव कब बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो इसमें तो भारत संघ में। आगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निर्धारित करती है। तभी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो 1835 के तहत लागू हुआ था। आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ या भारत का संघ का प्रावधान था कि यह प्रांतीय सत्ता के सूत्रपात का संकेत था। इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। आगे है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। आगे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया? तो 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित और शेष शक्तियाँ लिए गए का? तो गवर्नर जनरल द्वारा। आगे संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। तो संवैधानिक निरंकुशता का प्रवृत्ति जो किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव हैं। तो है आपको विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकार सदस्यों को नामवाचित किया जाना। आगे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट महत्वपूर्ण है किस लिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कि हाँ, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यहाँ से मतलब जो संविधान का स्रोत लिया गया है महत्वपूर्ण लिया गया है। आगे बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। कब हुआ? बर्मा भारत से अलग गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना कितने प्रांतों में? तो 1937 में जो हुआ चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था सबको कुल 8 प्रांतों में बना था। आगे है एक निर्वाचन विधानसभा द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के
प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन है। तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी हो प्रांत में तैयार नहीं होगा और उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, आगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात कितना में था? तो 10 लाख में था। कितना? 10 लाख। आगे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। आगे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अब इसी के सदस्य थे आपको पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। आगे है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया? तब प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था आपको 24 अगस्त 1946। कब? 24 अगस्त 1946। आगे 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे आपको जवाहरलाल नेहरू। आगे है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित अंतरिम मंडल के राष्ट्रीय सदस्य नहीं थे। तो आपको सदस्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। आगे है कथन और आर वाला। तो बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। ठीक है, यह सही है। फिर कह रहा बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था जो भारत का बंटवारा बच जाए, ऐसा नहीं था, ये गलत है। सॉरी, कथन दोनों है सही है, मत कारण से गलत है। कथन कारण, हाँ कथन सही है लेकिन कारण आर जो है गलत है। आगे है भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। हाँ, तो कब किया गया था? तो 1934 स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1934 स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय के द्वारा। आगे सही कथन है, इसको पढ़ते हैं। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण थी। सही है। फिर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी आदि प्रांत का प्रतिनिधित्व किए थे, भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत सरकार अधिनियम 1935 और 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था और वह बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा के बारे में सब बताया गया। है क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है। तो यह बस मताधिकार पर आधारित नहीं था। जो भारतीय संविधान सभा का संबंध है वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। आगे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के संविधान सभा के सदस्य को
विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कब? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभा द्वारा। आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन की अध्यक्षता हुआ था तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा द्वारा 9 दिसंबर 1946 को, जो अस्थायी था। और भारत सरकार की संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का निर्मात्री संविधान सभा का अध्यक्ष था आपको डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। आगे भारतीय संविधान सभा का स्थापना किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, किसके? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा द्वारा। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो 13 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी सदस्य प्रथम मनोनीत उप सभापति जो नामित किए गए थे कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन? फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। सत्यानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदस्य चुना गया तो 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था तो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक। कौन? प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में भारत के संविधान संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? तो 22 जनवरी 1947। भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित कथन क्या है? संबंधित कथन आपको है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया तो संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान के भारत के लोगों का आदेशित किया। आगे भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने में टोटल हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे। कितना? 11 अधिवेशन। क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों का हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा को समेत होने से शामिल करने का अधिवेशन की कुल संख्या कितना है? तो 12। मतलब कहने का 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा का समेत होने में शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या हो गई 12। आगे भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, माने 3 वर्ष में 12 दिन कम। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष आपको एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के प्रमुख एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान के अध्यक्ष थे तो वी.टी. कृष्णमाचारी।
हाँ, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान का हो जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू। है क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ। तो भारतीय संविधान सभा में तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था आपको कब? तो 17 नवंबर 1949। कब? 17 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा के निर्माण का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे आपको बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। आगे, भारतीय संविधान का प्रमुख प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? तो बी.एन. राव के द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? तो बी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ तो पूर्णतः लागू होगा तो 26 जनवरी 1950। आगे है, एक क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 49। चाहे भारतीय संविधान तैयार हुआ तो 26 नवंबर 49, लेकिन पूर्णतः लागू किया तो 26 जनवरी 1950। आगे, संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था, इसलिए। भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान का अंगीकृत किया गया तो अंगीकृत हुआ चाहे तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस? 26 नवंबर को। आगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले और आखिरी गति तक कौन हुआ? तो पहले हुआ आपको 4 संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर हुआ आपको 1 नंबर प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर होगा 2 भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, फिर किया गया भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। आगे है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुए कहाँ से? तो भीमराव अंबेडकर जो है तो संविधान सभा से निर्वाचित हुए तो बम्बई प्रेसिडेंसी पुणे से। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से निर्वाचित हुए थे भीमराव अंबेडकर। आगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ? सॉरी, कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का आपको जो हुआ जन्म हुआ 1891 और मृत्यु हो गया 1956। कब? जन्म 1891, मृत्यु 1956। आगे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। हाँ, फिर दूसरा कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश के सूबे और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन कब बंद किया गया? तो ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, तो सही है, भारत के संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही बात है। तो इसको एक अंगीकृत संविधान कहा गया, तो ये भी सही है, लेकिन ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात कौन बोला था? तो मौलाना आजाद ने। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार 15 वर्ष स्थापित करने के लिए बात किसने बोला था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद।
आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने बोला था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय जब अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो जो राजनीतिक दल जो कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए। आगे, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजमान चीज़ है। मतलब एक संविधान जो है मशीन की तरह एक बेजमान चीज़ है। इसमें लोग जीवन फूंकते हैं और इसका निर्माण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इनके लिए राष्ट्रहित का सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोले थे कि यह संविधान एक मशीन की तरह बेजबान चीज़ है। इसमें कुछ लोग का जीवन फूंकते हैं, इसका निर्माण करते हैं, और भारत में कुछ ही ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित के लिए सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आका। यह कथन है आइजर जेनिक्स का। किसका? आइजर जेनिक्स। आगे, संविधान सभा कांग्रेस की थी। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा? तो ग्रेविले ऑस्टिन ने बोला था। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना थी? तो 13 था। आगे है संविधान सभा के प्रमुख समितियों से क्वेश्चन। तो संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू। संघ आ जाएगा तो सब में नेहरू लंबारी। आगे है संविधान समिति और उसका अध्यक्ष। तो मूल अधिकार जो था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। संचालन के दो अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ का आएगा, संघ तो जितना आएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप के भीमराव अम्बेडकर थे और कार्य संचालन के थे ऑर्डर और बिजनेस का के मुंशी। कार्य संचालन के मुंशी। आगे, संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय बोले चाहे मूल अधिकारी बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किए थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया था आपको 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। आगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान का प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन थे?
तो मूल सदस्य आपको एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सरदुल्ला, बी एन मिश्र और डी वी खेतान थे। कौन थे? 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 उनको मिलाकर 7 थे, अम्बेडकर को मिलाकर। नोट: इनमें से बी एन राव मित्रा के स्थान पर एवं माधव राघवन तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी एम कृष्ण स्वामी को प्रयोग समिति में शामिल किया गया था। मतलब इसमें बी एन मित्र थे, उनके स्थान पर माधवराव तथा डी पी खेतान की जगह पर टी कृष्ण स्वामी प्रयोग समिति में शामिल किया गया था। आगे संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान। भारत के संविधान में विदेशिका का विचार लिया गया, तो विदेशिका जो लिया गया आपको यूएसए से लिया गया, विदेशिका यूएसए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च आपको संविधान है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो भारत में न्यायिक प्रशिक्षण जो लिया है आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संघात्मक, यूएसए या अमेरिका, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघवाद जिस देश की पत्ती आधारित है, तो संघवाद पत्ती जो लिया गया है आपको कनाडा के पत्ती पर लिया गया है। आगे है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आगे न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया गया है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देना, तो समवर्ती सूची जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत में। आगे कह रहा है राज्यों का संघ, तो राज्यों का संघ जो आपको प्राप्त हुआ है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका और कनाडा अधिनियम से। राज्यों का संघ जो प्राप्त हुआ है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका या कनाडा अधिनियम से, मतलब राज्यों का संघ कनाडा अधिनियम से। आगे है राज्यसभा के गठन के में प्रतिभा, अनुभव या सेवा प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान का निर्माता प्रभावित हुए, तो आयरिश मतलब आयरलैंड से। कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, मतलब राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा प्रतिनिधि के देने में भारतीय संविधान का निर्माता प्रभावित हुए, तो आयरलैंड के गणतंत्र से राज्यसभा में प्रतिभा के बारे में। आगे मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से हो गया आपको। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो लिया गया आपको जर्मनी के बीमर संविधान से। कहा बीमर संविधान। आपातकाल सीधा याद रखिए कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया कहाँ से, तो आपको आयरलैंड से। विधि शासन प्रक्रिया आपको विधि का शासन जो लिया गया आपको इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। ठीक है, विधि का शासन इंग्लैंड और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल का विधेयक प्रस्तुत करने कहाँ से लिया गया, कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडल सरकार लिया गया है ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य संघ लिया गया है कनाडा से। भारत में राज्यों का संघ जो भी लिया गया है सब कनाडा से लिया गया। मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशित आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ जो लिया गया है कनाडा से, ठीक है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। आगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान संशोधन से। आ गया कथन और कारण का क्वेश्चन। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, सही है, सबसे अधिक लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से मॉडल से लिया गया, तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। आगे भारतीय संविधान में चिन्हित मूल अधिकारों की अवधारणा का ग्रहण किया गया है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। पहला पूर्ण लिखित संविधान, मतलब पहला पूर्ण लिखित संविधान जो लागू किया गया था अमेरिका में, और लेकिन सबसे बड़ा भारत। अब आ जाइए संविधान के भाग और अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में। कार्य भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अभी मतलब वर्तमान में 468 अनुच्छेद हैं, कहीं 448 भी देता है, 456 भी देता है, 470 भी देता है। इसमें दे रहा है 468 वर्तमान में। अब मूल संविधान में अनुच्छेद था 395, ठीक है। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में अनुच्छेदों की संख्या था 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितना है? अभी 12 है, लेकिन मूल में था कितना? मूल में था आपको 8। आगे भारतीय संविधान में प्रारंभ में अनुसूची की संख्या थी कितना? तो 8 था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है सही कथन है, उसको पढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। मैंने पहले से 8 गो था और 4 गो संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन कौन? तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 4 हो गया, तो 8 4 12। आगे है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग है। मूल संविधान के कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो मूल भाग में आपको 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ था। आगे नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता आपको 2 से 11 तक। हाँ, संविधान भाग 1 संबंधित है, तो 1 में आपको राज्य और उसका संघ क्षेत्र। संविधान का भाग 4 के एम में, तो 4 के एम में आपको मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व। और संविधान भाग 2 में नागरिकता, संविधान भाग में 4 में तो नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार आपको 3 में है। मौलिक कर्तव्य है 4 का 1 में। संघ 5 में और राज्य 6 में। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो नए राज्यों का जब बनता है तो गठन होता है अनुच्छेद 3 में। नागरिकता आपको संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का एम में। आया क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा भाग 8 में। कितना में? संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में। पंचायती हो जाएगा कितना भाग में?
तो पंचायती हो जाएगा भाग 9 में, कितना 9 में। और नगर पालिका हो जाएगा आपको कितना 9 का 1 में। नगर पालिका भाग 9 का m में। पंचायती 9 और नगर पालिका 9 का 1 में। निर्वाचन हो जाएगा आपको कितना 15 में। निर्वाचन 15। अधिकरण 15 के 1 हो जाएगा। अधिकरण 15 के 1। सहकारी समितियां हो जाएगा आपको सरकारी समिति होगा 9 का बी में। संघ और राज्यों का अधिनियम सेवाएं, तो संघ और राज्य का अधिनियम सेवाएं हो जाएगा आपको 14। कितना संघ और राज्य का अधिनियम सेवाएं 14। आपात उपबंध हो जाएगा भाग कितना 18 में। भारत के मानवाधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मानवाधिकार है आपको मानवाधिकार हो जाएगा संविधान के भाग 5। भाग हो जाएगा 5 और अनुच्छेद हो जाएगा 76। भारतीय संविधान में भाग 16 संबंधित है। 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। किस वर्ग के लिए विशेष उपबंध? आगे भारतीय संविधान में राजभाषा, तो राजभाषा आपको है 17 में। राजभाषा 17 हो गया। संघ राज क्षेत्र होगा 8 हो जाएगा भाग में। अनुसूचित जाति और जनजाति आपको हो जाएगा 10 में हो जाएगा। अधिकरण हो जाएगा 14 के 1। अधिकरण 14 का 1। आगे संविधान में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागत संबंधी उपबंध कौन है? भाग कितना में है? तो हो जाएगा भाग 18 में। आगे हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतों बनाने का परिकल्पना किया गया है, तो किसमें 9 में। आगे है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधी बारे में उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। आगे है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के मामले में सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये पहली अनुसूची में। आगे है यदि भारत के संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना चाहिए? तो आपको पहली अनुसूची में। आगे भारत के संविधान के चौथी अनुसूची विभेदित करता है, तो चौथा अनुसूची में राज्यसभा होता है। आपको इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, खाली राज लिखे राज्यसभा के राज हो जाएगा इससे राज लिख दीजिए, राज हो गया और सभा हो गया। तो कितना अक्षर हो? 1 2 3 4 4 अक्षर, तो इसलिए 4 याद रखिए। राज्यसभा चौथा अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में एक अवश्य संशोधन करना होगा? तो पहली अनुसूची में। अनुसूची पहले पूछेगा तो नए राज्य के लिए तो 1 अनुसूची होगा, और अगर अनुच्छेद पूछ जाएगा तो आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के 3य अनुसूची संबंधित है, तो 3 में है आपको संघ के मंत्रिमंडल के लिए पद की शपथ। तो 3 में का होता है शपथ, 3 अक्षर का शपथ है ना आपको, शपथ 3 अक्षर के है, तो आपको 3 याद रख लीजिए। 3 अनुसूची 3 में। फिर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए जाने वाला शपथ मतलब इतना तब आपको होता है जैसे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबको शपथ दिलाया जाता है आपको कौन में 3री अनुसूची में, ठीक है। और भत्ता होता है, जो भत्ता दिया जाता है आपको, तो भत्ता 2 अक्षर का है, तो आपको दूसरा अनुसूची याद करना। भत्ता मतलब वेतन, ठीक है। भत्ता 2 अक्षर का, तो दूसरा अनुसूची। शपथ 3 अक्षर का है, तो तीसरा अनुसूची। राज्यसभा को राज जो लिखिए, खाली राज्यसभा लिखिएगा शॉर्ट में।
तो आपको हो जाएगा 4, तो चौथा में हो जाएगा 4 तक, तो इसी याद हो गया। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति का जो शपथ है, तो भारत जो राष्ट्रपति का शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में लेता है। आगे संविधान की सूची और विषय है। तो तीसरे में तो आपको शपथ हो गया 3 अक्षर का, इसलिए तीसरा, ठीक है। 10वीं दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ये होगा दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता का सभी संबंध। 8वीं में भाषा हो गया। 9वीं में विशिष्ट अधिकारों और विशिष्ट अधिनियमों और बेनामों का विधिनीकरण। चौथी, इसको खाली राज पढ़िएगा, राज, राज और सभा, 4 अक्षर, तीसरी चौथी में। तीसरी में तो शपथ होइएगा। चतुर्थ में राज्यसभा हो गया। 7वीं में आपको हो जाएगा संसद, राज्य और विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियाँ, 7वीं में। 8वीं में भाषा। चतुर्थ में राज्यसभा। षष्ठम में आपको हो जाएगा अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजाति से संबंधित है। षष्ठम में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति का क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम में भाषा और नवम में भूमि सुधार अधिनियम। आगे 7वीं अनुसूची में क्या है? तो विधायी शक्तियों का विवरण, जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा। नौवीं अनुसूची में होगा आपको कुछ अधिनियम का विधिमानीकरण। 10वीं में दल बदल संबंधित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। हाँ, तो राज्य भूमि सुधार माने भूमि सुधार से संबंधित है, जो भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची में। आगे है प्रधानमंत्री, जिनके कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची को पूर्णतः स्थापित किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को किया था, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय तो प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन है कोएल्हो केस था जो भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित था? तो कोएल्हो जो केस था आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन आपको समवर्ती सूची में है। आगे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो किसमें है? भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो 7वां में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघीय सूची में जब मूल संविधान में तो शामिल किया गया था, तो इसमें संघ में 97 पर विषय था, ठीक है। राज्य में था आपको 66 था और समवर्ती में 47 था, ठीक है। 97, 47, 66 का 97 था संघ में या केंद्र में, राज्य में 66 था और समवर्ती सूची में 47 था। लेकिन वर्तमान में 98 हो गया है ये संघ सूची, और राज्य सूची हो गया है 59 हो गया है, समवर्ती सूची 52 हो गया है। ये सब घटते बढ़ते रहता है, इसलिए मूल ज़्यादातर याद रखिएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम के लिए समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का विषय क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है कि आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन सम्मिलित है। समवर्ती सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आगे है सार्वजनिक स्वच्छता का जनगणना। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो संबंधित है किसमें है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य कहाँ? राज्य सरकार का अपना ही देना, अपना अस्पताल खोलता है।
जनगणना कौन कराता है? तो केंद्र सरकार कराता है, सही है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है, दल बदल है 10वीं अनुसूची में। शिक्षा किस किस सूची में है? तो शिक्षा आपको समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो शिक्षा था आपको राज्य सूची में, लेकिन समवर्ती सूची में कब कर दिया गया? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। आगे है भारतीय संविधान के जिस संशोधन में वन और राज्य सूची के समवर्ती सूची से हस्तांतरित किया गया, तो 42वें संशोधन से। आगे वन कौन में है? तो वन जो आता है आपको समवर्ती सूची में आता है। डाक जो आता है संघीय सूची, मतलब केंद्र सरकार के अंदर आता है। जन स्वास्थ्य जो आता है, स्वास्थ्य मतलब अस्पताल में, तो हो जाएगा राज्य सूची के अंदर आता है। शेयर बाजार जो है तो केंद्र सूची में आता है। केंद्र सूची मतलब संघीय सूची। जनगणना आपको जो है केंद्र सरकार का है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस सार्वजनिक जो व्यवस्था होता है राज्य सूची का होता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण है आपको समवर्ती सूची में। मतलब जनसंख्या पर जो नियंत्रण करना है, परिवार कल्याण का नियोजन करना है, केंद्र और राज्य के दोनों का विचार से होता है, कानून बनता है। क्वेश्चन है अपशिष्ट विषय केंद्र सरकार के अनुरोध से जो एक अपशिष्ट विषय होता है, न केंद्र के अधीन आता है, न राज्य के अधीन आता है, न समवर्ती क्षेत्र, लेकिन ये जो अपशिष्ट शक्तियाँ उस पर जो कि नियम बनाता है केंद्र सरकार ही बनाता है। आगे है अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय संसद की एक कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। 9वीं सूची में डाले गए कानून की वैध प्रशिक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया तो उसको मतलब कोई हटा नहीं सकता है। हटा उसी समय सकता है जब उसमें कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है, तभी नियम बनाकर उसको हटाया जा सकता है। आगे भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो आपको नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और 7वां अनुसूची। आगे भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल संबंधित है। दल बदल जो कानून है आपको 10वीं अनुसूची में, आपको 1985 में लागू किया था दल बदल, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 52। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का उल्लेख किया गया है। तो संघ सूची में आपको बैंकिंग आता है, बीमा आता है, जनगणना आता है, ठीक है। कह रहा है कृषि गैस संकर्म विषय किसमें आता है? तो राज्य सूची में आता है। तो कृषि गैस संकर्म जो आता है राज्य सूची में आता है। कह रहा है रक्षा वैदेशिक मामले, मतलब रक्षा और विदेशिक मामले और रेलवे, ये सब जो आता है आपको संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार के अंदर ये सब काम करता है। आगे है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। तो राज्य सूची में आपको है, जो राज्य सूची में आता है पुलिस आता है, राज्य सूची में पुलिस आता है। पंचायती राज किस विषय में आता है? तो भी राज्य सूची में आता है। वह विषय जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में आपको शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता कहाँ शामिल है? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन है विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 और समवर्ती सूची में।
मैंने समवर्ती सूची में। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची वह सूची जो परिवेश जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल में निर्वाचित हो। तो सूची 1 प्रविष्ट 72 और सूची 2 और प्रविष्ट 37। आगे, सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार किसको है? तो सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है 7वीं अनुसूची को। भूमि सुधार किस सूची में आता है? तो भूमि सुधार जो आता है आपको राज्य सूची में आता है भूमि सुधार। आगे, संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जातीय भूमि और खनिज के लिए निजी पक्षकारों का अंतर्गत अंकुरित शून्य घोषित किया जाता था 5वीं अनुसूची में। आगे, यदि किसी विशेष क्षेत्र में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो कथन इसके परिणाम को सर्वोच्चतम रूप प्रतिबंधित करता है। तो इसके जनजातीय लोगों की जमीनें और गैर जनजातीय लोगों के आंतरिक मामले पर रोक लगेगी। आगे, संविधान भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध होगा। तो 5वीं अनुसूची में मैंने कहा कि संविधान के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किस अनुसूची में होगा? तो 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जनजाति के 5वीं। आगे, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची जिन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित है तो वह है तो आपको है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। आगे, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची उपबंध किए गए हैं तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन है स्वायत्त जिला के अंतर्गत का सही कथन। तो सही कथन है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। शेष 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दर्जा प्राप्त किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं सूची में शामिल कितने विषय थे? तो आपको 29 विषय थे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो कितना अनुच्छेद? 117 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक के बारे में बंद किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में जो बंद किया गया है अनुच्छेद 117 में। आगे है भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीयों की सेवा अनुच्छेद है आपको 312। कितना? 312। अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है। कितना अनुच्छेद में? 301 में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय जो शुरू किया गया 301 में। आगे है अंतर्राज्यीय परिषद कितना अनुच्छेद में है? 263। प्रशासनिक न्यायाधिकरण कितना अनुच्छेद? 323 के क। भारत का निर्वाचन कितना में है आपको? 324 में है। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता।
40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में है समान नागरिकता संहिता। 50 में है आपको न्यायपालिका नगर पालिका का पृथक्करण। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। 124 में है संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका। 5 अनुच्छेद में नागरिकता। 352 अनुच्छेद में आकस्मिक प्रावधान मैंने राष्ट्रीय आपातकाल है। और 245 में आपको विधायी शक्तियों का विवरण। विधायी शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 245। 14 अनुच्छेद में समानता का अधिकार में सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। समान कानून बनना चाहिए सभी के लिए। आगे है 36 में है राज्य की परिभाषा मतलब नीति निर्देशक तत्व। 36 में 74 में है मंत्रिपरिषद। 368 में अनुच्छेद में आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। आगे है विधानतः नए राज्य को शामिल करना माने विधानतः नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद आपको 2 शामिल करना लेकिन बनाना हो जाएगा 3। विधि के समझ समता का अधिकार। तो विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण 22। राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति देने का अधिकार। राष्ट्रपति को विधेयक का अनुमति देने का अनुच्छेद 111। क्वेश्चन है 54 में क्या होता है। तो 54 में आपको होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 75 में होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75। 155 में होता है आपको राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 155 अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 अनुच्छेद में होता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 64 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 75 में हो गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 170 में होता है राज्य के विधानसभाओं का संरचना। 170 में राज्य के विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 में होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है। अनुच्छेद 67 के ख में होता है उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को हटाना 167 के ख में। 94 अनुच्छेद में होता है स्पीकर को हटाना। 94 होता है स्पीकर मतलब लोकसभा को अध्यक्ष को हटाना। 90 में होता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 94 में स्पीकर को हटाना। 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अनुच्छेद मिलाना 323 के में कहा था प्रशासनिक अनुच्छेद 323 के में प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में है निर्वाचन है। 330 में है आपको लोकसभा के लोक राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। 330 में कहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण। 330 में 320 में है लोक सेवा आयोगों की कार्य। 320 में लोक सेवा आयोगों की कार्य। 280 में वित्त आयोग है और 360 में वित्तीय आपात है। 360 में वित्तीय आपात। 352 में राष्ट्रीय आपात। 371 के ए में 371 के में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और 371 के ख में असम को दिया गया है। 371 के ग में मणिपुर को दिया गया और 371 के घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को दिया गया है। क ख ग घ
हाँ, तो 71 में 371 के क में, तो क में आपको हो गया नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर और घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे मिलाते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कितना में है? 48 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, संघ लोक सेवा आयोग 315। आपात स्थिति की घोषणा 352। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। संविधान संशोधन 368 जो अफ्रीका से लिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद 263, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। अस्पृश्यता का अनुच्छेद अंत जो है हमको 18 में है, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 78 में कहा था राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक है। 352 में आपात स्थिति की घोषणा। 192 में कहा होगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 324 में निर्वाचन आयोग संबंधित है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है। 324 में निर्वाचन आयोग, 315 में लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338। 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 215 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय दूसरे राज्य को न्यायालय में अंतरण। 226 अनुच्छेद में आपको विशेष रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्ति होगा। 226 में विशेष रिट जारी करने की शक्ति जो होगा उच्च न्यायालय की शक्ति होगा। और 227 में होगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण जो उच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 241 में। आगे है अनुच्छेद 75 का। अनुच्छेद 75 के में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 76 में है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार, जो कार्य करने का अधिकार है तो अनुच्छेद आपको 41 में है। ठीक है। कार्य करने के लिए सही और माननीय शक्तियां तो अनुच्छेद 42 में। आगे है शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा जो है किया गया है तो 45 अनुच्छेद में है। हाँ, 9 भाग में क्या है तो पंचायत से संबंधित है। नगर पालिका 9 के क में है। नगर पालिका 9 के क, पंचायत 9 और नगर पालिका एक बढ़ गया एक स्टेप तो 9 के क हो गया। सहकारी समितियां 9 के ख हो गया। अधिकरण जो हो गया 14 के क हो गया। विदेशिका का क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब कब इसको संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। छोटा सा क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। आगे, भारत के संविधान में 3 प्रकार की न्याय है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो प्रस्तावना में। आगे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबंधित होता है। किसमें? तो उद्देशिका में या प्रस्तावना में। भारतीय गणतंत्रता की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक प्रस्तुतियां जब संविधान में लागू किया गया था तब संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र को क्या बोला गया? भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो संविधान में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत तथा इंडिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम क्या है? तो आपको होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे क्या कहता? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या 42वें 1976 में जोड़ेगा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत के धर्मनिरपेक्षता राज्य वर्णित करता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। बंधुत्व, संप्रभु, संपन्नता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संघीय संविधान में सम्मिलित नहीं था। 75 में अखंडता नहीं था, 76 में इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित किया गया। एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य। आगे है संविधान के उद्देश्य के संबंध में सही बताना। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगोतत्व उद्देश्य का बनाना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। इसका संशोधन किया जा सकता है। उद्देश्य का संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विविध रूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान का प्रस्तावना का रूप है कि जो संविधान लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का उद्देश्य में संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संशोधन 42 1976 में। वह शब्द 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 में क्या शामिल नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं शामिल था। यह आपको शामिल किया गया 1976 में 42 संशोधन के द्वारा। आगे, भारत के संविधान का मुख्य लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा।
आगे है, भारत एक संपूर्ण संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ तो सही है। फिर कह रहा है कि इसे 1942 संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया। यह भी सही है और आगे की व्याख्या करता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में अंशागुणित शासन नहीं है, लोकतंत्र है, कोई भी शासन कर सकता है जनता के सपोर्ट से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हम भारत के शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, भारत के प्रस्तावना में। सही व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है तो सार्वभौमिकतावाद में। आगे भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत और राज्य में कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई भी कोई धर्म को मान सकता है। आगे है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में आपको संघ का उल्लेख नहीं किया गया था। आगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभुत्व, लोक कल्याण में से भारत के लिए संविधान में नहीं है तो लोक कल्याण नहीं है संविधान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं वर्णित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक न्याय नहीं उल्लेखित है। आगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन क्या है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे। मतलब जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष थे उसमें संविधान 1950 में लागू होता तो उस समय नहीं था। इसको मतलब शामिल किया गया था 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। 76 में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, 3 चीज को जोड़ा गया है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहा जाता है। तो उद्देशिका में जो भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। इनको जन्म कुंडली कौन कहते हैं? तो के मुंशी। कौन? के मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहते हैं के मुंशी। आगे है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कौन व्यक्ति बोले थे? तो भीमराव अंबेडकर बोले थे पवित्र दस्तावेज। आगे है बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवनंद भारती मतों में से किस वाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम घोषित किया और देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी वाद में। आगे है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसके अर्थ आपको बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाद में। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना भाग स्वीकार किया था तो किसमें? केशवानंद भारती विवाद में। भारत के संविधान के उद्देश्यों के प्रारूप में आर्थिक न्याय का उपबंध है। तो उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है कहाँ?
तो मौलिक अधिकार के राजनीतिक तत्व के सिद्धांत एवं मौलिक अधिकारों के अध्याय में भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है किसमें? संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित करता है। भारत के संविधान के उद्देश्य का व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के। भारत के संविधान के उद्देश्य का व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिक को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग किंतु उसके अन्य न्याय भागों से स्वतंत्र होकर उसका विविध प्रभाव नहीं। संविधान के दिए गए प्रमुख संदर्भ में कथन तो न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ का निर्वहन में सहायता करता है। सही कथन सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है। राज्य शब्द में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो राज्य शब्द सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग को स्थायी रूप से निवास करता है और उसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासन अध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपको संप्रभुता। क्वेश्चन तो उल्टा हो गया है, चलिए एक पे छोड़िए देते हैं। अच्छा उल्टा हो गया है, इसको इस साइड से पढ़ देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। एक पे छोड़ ही देते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था संबंधित कथन है। तो है आपको संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, एकात्मक सुझाव उसमें सशक्त मिश्रण है। एक कथन कारण का क्वेश्चन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सही, लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत एक अपना एक संविधान है। ठीक है, भारत का अपना एक संविधान है, सही है, दोनों सही है, लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करते। आगे है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। अध्यात्मात्मक विशेषता तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति के पास होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है, वह भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो व्यवस्थापिका जो होता है उसको भंग नहीं कर सकता। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था यूएसए अमेरिका में। कथन कारण क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, सही है, परोक्ष निर्वाचित होता है। भारत के संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक से जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है। और AR का स्पष्टीकरण भी करता है, सही है। आगे है राजनीतिक दल लोकतांत्रिक जीवन का रक्त है, हाँ तो सही है। लोग
शराब रोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। सही है, यह बात सही है लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन है, भारत के संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। हाँ तो सही, व्यवहारिक नहीं है, सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है संघीय राज्य, गलत है। आगे है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी विविधताओं को एक राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना। हाँ तो सही है, सही करना है। विविधताओं के समंजन में एक सख्त, न कठोर न कमजोर राष्ट्रीय भाव का निर्माण करना है। ये भी सही है, कमजोर नहीं करना है। आगे है, महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा दावेदार है। सही है, मतलब भारत का दावेदार कोई भी बन सकता है लोकतंत्र का, महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। आगे है कारक, भारत में लोकतंत्र का अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों सही है, आगे की व्याख्या भी करता है। आगे, भारतीय संविधान को बृहत होने का कारण क्या है? तो यह संघ राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश का शासन से संबंधित है, इसलिए संविधान का बृहत होने का कारण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व का मूर्त रूप पाए जाते हैं। सही है, भारतीय व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली तत्व समाहित है। तो यार दोनों सही है, और एक की व्याख्या कभी करता है। आगे, भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सही है, भारत की संघ व्यवस्था है अर्ध संघात्मक है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्याय पुनरीक्षण का अधिकार है। सही है, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान कैसा है? तो प्रकृति में संघात्मक किंतु भावनात्मक में एकात्मक है। प्रकृति में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघ की पत्ति कैसा है? तो संघीय होने वाली इकाइयों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। आगे है कथन कारण का। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। सही है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। यह भी सही है, और एक का व्याख्या भी करता है। आगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा किसने? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघ कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था संघकारी संघवाद। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो केसी हिलर बोला था। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले एवं मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने बोला था? केसी हिलर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला गया, इसका कथन है तो भीमराव अंबेडकर का। गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित है। एक राज्य जिसमें जनता का सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन के प्रावधान निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता का प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से प्रतिबद्ध हो।
संवैधानिक सरकार का असर होता है सरकार जो संविधान के सीमाओं से प्रतिबद्ध हो। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का विस्तार कौन किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्तावित किया था आपको महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन सिद्धांतों का आविष्कार किया गया था तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा। विकास प्रशासन की अवधारणा संबंधित है किससे? तो विकास प्रशासन की अवधारणा संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वोदय उपयुक्त व्याख्या है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। समाज में समानता होने का निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव। आइए राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत के पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है किसका? चक्र है आपको न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्ली की संख्या होता है 24 होता है। भारतीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात करता है 3:2 मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई है। राष्ट्रगान गान का समय है तो 52 सेकेंड है। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान में स्वीकार किया गया था तो 1950 में। आगे भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था। तो जन गण मन का हिंदी प्रारूप जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को था। तो जन गण मन था आपको बंगाली में जो बंगाला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, लेकिन इसको हिंदी में किया गया 24 जनवरी 1950 को। आगे भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को स्वीकार किया गया। तो भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को स्वीकारा गया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को आपको जनगणना के हिंदी प्रारूप अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस पर? था शक संवत पर। शक संवत का स्थापना हुआ था आपको 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया तो राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया आपको 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का अपनाया गया 22 मार्च 1957। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया कि संविधान में हमारे राष्ट्र को बोला गया है भारत और इंडिया। पहले बोला गया भारत फिर इंडिया। संविधान का प्रथम अनुच्छेद भारत में है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इस संविधान के अनुच्छेद 3 में। नए राज्य का गठन निहित है किसको? संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? तो संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? तो संसद को। सही कथन है, उसको पढ़ रहे हैं। तो संसद विधि द्वारा एक नया निर्माण कर सकती है।
संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इसके संशोधन का प्रावधान होगा कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में वह तब पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम का प्रभाव पड़ता हो। इस प्रकार विधि के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। आगे भारत में एक नया राज्य सृजित करने के विधेयक पारित का अनिवार्य क्या है? तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य को सृजित किया जा सकता है। आगे कथन और कारक का क्वेश्चन। तो किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसे राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये सही है। राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। हाँ, तो कोई ज़रूरी है मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, इसमें दोनों सही है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्र में के लिए विनियमित बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की है। दूसरा 240 के 1 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 के 1 में ख में लक्षद्वीप, 240 के 1 के ग में दादर नगर हवेली, 240 दमन और दीव, 240 के घ में। सॉरी फिर से 240 के क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 के 1 के ख में लक्षद्वीप और 240 के 1 का ग में दादर और नगर हवेली और दमन दीव और 40 के 1 के अड़ा में पांडुचेरी। आगे है नोट्स दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2020 में से 2 केंद्रशासित प्रदेशों तथा दादर नगर हवेली तो दादर दमन और दीव आपस में विलय कर केंद्रशासित प्रदेश और दादर नगर हवेली तथा दादर और दीव में घोषित कर दिया गया। फिर है कथन और कारक का। तो भारत संघ नहीं है, तो भारत संघ है, इसका मतलब गलत है। आर बोल रहा है किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संसदीय को प्राप्त है। हाँ, बिना संसद के सहमति के नहीं होगा, इसका मतलब सही है। नए राज्य का निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या होगा? तो किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य को क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके सबसे नए राज्य का निर्माण होगा। मतलब क्षेत्र बढ़ाकर, क्षेत्र घटाकर, नाम में परिवर्तन करके। आगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। सही है। अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा बदलना हो तो राज्य की आवश्यक नहीं है, केंद्र कर सकता है। आगे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। फिर तक संसद कानून द्वारा संभव क्या है? तो नए राज्य का गठन, राज्य क्षेत्रों का परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन संसद कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। आगे है संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो प्रवेश या स्थापना करते हैं संविधान अनुच्छेद 2 के द्वारा, बना सकती है 3 के द्वारा। सही कथन है, पढ़ते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट एक शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
दूसरा बोल रहा है एसके धार आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई थी। सही है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन का भाषाई आधार पर पक्ष में नहीं थे। मतलब जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था राज्य, तो उसके सहमत से कौन कौन नहीं थे? नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य नहीं थे। आगे है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन का आवश्यक है। प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 3। भारत के संघ में शासित कितने राज्य हैं? तो 8 है। आगे है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आरक्षित कितना है? तो लोकसभा में हमको 20 सीट है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। वर्तमान लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों में प्रतिनिधि में 19 प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में 19 है। राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन हुआ तब 1 नवंबर 1956 को। कब? राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्थापित हुए थे। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान समय में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पांडुचेरी हैं 8। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सही कथन है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव और बंगाल की खाड़ी एक टापू है। ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56वें संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया। दमन दीव को किस संविधान संशोधन द्वारा? 56वें संविधान से गोवा को अलग किया गया। दादर और नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली शासन के अधीन थे। दादर नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली के अधीन थे। सिक्किम को विधिवत भारत का संघ के रूप में राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो आपको 36वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यों का पुनर्गठन का कालक्रम क्या है? तो पहले हरियाणा को किया गया था कितना? 1966 में, गोवा के 87 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 14 में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो में किसी तरह का कमी है तो आप लोग कमेंट में लिखकर बोल सकते हैं, उसके अनुसार फिर बनाएंगे वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।